हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसा था कल का लेक्चर? पढ़ा है उसको अच्छे से आपने? तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट चैप्टर में आपके एक काम में आनी है। स्टार्टिंग में जेनेटिक्स से अपन ने किया था, उसकी हिस्ट्री देखी थी, फिर कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी देखी थी। उन्हीं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के सीक्वेंस में, क्रम में अगली टर्मिनोलॉजी अपनी आएगी, कौन सी? फिनोकॉपी। तो आइए लेक्चर नंबर 2, आज के लेक्चर में अगली टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, फिनोकॉपी। क्या है फिनोकॉपी? भिन्न जीनी प्रारूप, भिन्न लक्षण प्रारूप। ये अपन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप के डिफरेंस में भी पढ़ा था कि जीनी प्रारूप भिन्न है तो फिनोटाइप भी क्या होता है भैया? भिन्न ही होता है। ठीक है, डिफरेंट फिनोटाइप पाया जाता है। लेकिन बाहरी परिस्थिति के कारण अगर भिन्न जीनी प्रारूप समान लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करने लग जाए तो फिर इसे क्या कहा जाता है? फिनोकॉपी कहा जाता है। तो परिभाषा क्या बनी? भिन्न जीनी प्रारूप बाहरी परिस्थिति के कारण समान लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? फिनोकॉपी कहलाती है। इसके उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे क्या एक स्थिति है कैपिटल टी, ये कैसा है भैया? लंबा पौधा है, हाँ या ना? स्मॉल टी ये कैसा है भैया? बोना पौधा है। ठीक है, तो क्या बोल दिया? भिन्न जीनी प्रारूप अलग अलग हैं तो फिनोटाइप भी इनका क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। लेकिन ये जो बोना पौधा है, यहां इसके ऊपर छिड़काव कर दिया जाए G.A का मतलब है जिब्रेलिक एसिड। इसको यहां लिख रहा हूं मैं, जिब्रेलिक अम्ल। ठीक है, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे जिब्रेलिक एसिड का क्या प्रभाव होता है। इस जिब्रेलिक एसिड के कारण ये जो स्मॉल टी जीनोटाइप वाला पौधा है, ये अपने आप को कैसा प्रदर्शित करेगा? लंबा प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब है बाहरी परिस्थिति कौन सी होगी? जिब्रेलिक एसिड। इस बाहरी परिस्थिति जिब्रेलिक एसिड के कारण जो जीनोटाइप था स्मॉल टी, वो क्या दर्शा रहा है? अपने आप को लंबा दर्शा रहा है, लेकिन उसका जीनोटाइप है कैसा? स्मॉल टी बोने जैसा जीनोटाइप ही है उसका। तो ऐसी स्थिति जिसमें भिन्न जीनी प्रारूप बाहरी परिस्थिति के कारण समान लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करने लग जाएं, ये स्थिति क्या कहलाती है भैया? फिनोकॉपी कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, F1 और F2 पीढ़ी क्या होती है? दो भिन्न जीनी प्रारूप पैतृकों की जो संतति होती है वो तो F1 पीढ़ी कहलाती है। और F1 जो हाइब्रिड बनेगा, F1 जो संकर बनेगा, उसके स्वयं संकरण से जो संतति उत्पन्न होगी वो संतति क्या कहलाएगी? F2 पीढ़ी कहलाएगी। कैसे समझे इसको? दो पैतृक कौन से हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ है ना? तो दो भिन्न जीनी प्रारूप, एक का जीनी प्रारूप ये, एक का जीनी प्रारूप ये है। यहां से गैमेट आएगा कैपिटल टी, यहां से गैमेट आएगा स्मॉल टी, और दोनों जब मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन होगा इनके बीच में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो बना है भिन्न जीनी प्रारूप वाले पैतृकों के, ये क्या कहलाता है? F1 पीढ़ी कहलाता है। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का ऐसे ही पौधे के साथ में मैं क्रॉस करवा दूं और इससे जो संतति मेरे को उत्पन्न होगी, प्राप्त होगी, एक तो ऐसा मिलेगा, दो ऐसे मिलेंगे और एक ऐसा मिलेगा। अब कैसे आएगा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताएंगे आगे चलकर अभी आपको। ठीक है, तो ये जो संतति उत्पन्न हुई है यहां मेरे को, ये क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी कहलाती है। कहने का मतलब है F1 के सेल्फिंग से, स्वयं संकरण से उत्पन्न संतति, ये वाली संतति क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी कहलाती है। अरे ओके भाई, नेक्स्ट आएगा क्रॉस की बात करें। एक प्रजाति के दो भिन्न वेष्टियों के मध्य क्रॉस, एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल के मध्य क्रॉस करवाया जा रहा है, जिसके द्वारा क्या देखा जाएगा? एक लक्षण की एक जोड़ी की एलील की वंशागति को देखा जाता है। एक लक्षण पादप की हाइट है, उसकी एक जोड़ी एलील की वंशागति को देखा जा रहा है, तो ये क्रॉस क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। एकल संकर क्रॉस के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट, दो लक्षण की दो भिन्न जोड़ी एलील की वंशागति को देखा जाता है, तो ये डाई हाइब्रिड बन जाएगा। आगे चलकर आपको राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन ये क्रॉस करवाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तीन लक्षणों की तीन भिन्न जोड़ी एलील की वंशागति को अगर देखा जाता है तो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड की डेफिनेशन को मैंने एक साथ ही लिख दिया है। ये दोनों लाइन समान आएंगी उसमें और ये तीनों उसकी भिन्नताएं बन जाएंगी।
ये वाला किसको प्रदर्शित करेगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, एकल संकर क्रॉस को, एकल संकर क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है भाई, ये किसको? द्विसंकर क्रॉस को प्रदर्शित करेगा, द्विसंकर क्रॉस को प्रदर्शित करता है। और ये किसको बताएगा? त्रिसंकर क्रॉस को, त्रिसंकर क्रॉस को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये इनकी क्या बन गई? मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है भैया, वीडियो को पॉज करना है और इसको कंप्लीट उतार लो। इसके बाद अपन रेशियो की बात करेंगे, अनुपात की बात करेंगे। मोनो हाइब्रिड का अनुपात क्या आता है, डाई हाइब्रिड का अनुपात क्या आता है, ट्राई हाइब्रिड का अनुपात क्या आता है। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। ठीक है, हाँ भाई, नोट डाउन कर लिया, बढ़े आगे। तो अब मैं इन क्रॉस की रेशियो की बात कर लेता हूं। मोनो हाइब्रिड का रेशियो क्या आएगा, डाई हाइब्रिड का क्या आएगा, ट्राई हाइब्रिड का क्या आएगा? क्या तीनों के जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात अलग अलग याद रखने पड़ेंगे या किसी ट्रिक से इनको याद रख लेंगे? वो सारी बातें देखते हैं, आ जाएं। हाँ जी, अपन बात कर रहे हैं क्रॉस के अनुपातों की। ठीक है, रेशियो ऑफ क्रॉस। क्रॉस अनुपात, ये क्रॉस अनुपात दो प्रकार का होगा, एक लक्षण प्रारूप अनुपात कहलाएगा, एक जीनी प्रारूप अनुपात कहलाएगा। ठीक है, कैसे कैसे प्राप्त होगा देखें। मोनो हाइब्रिड की बात कर लूं, डाई हाइब्रिड की बात कर लेंगे, और ट्राई हाइब्रिड की बात कर लेंगे। ये तो क्या हो गए भैया? क्रॉस हो गए। तीन प्रकार के क्रॉस हैं, अभी अभी आपको बताया, मोनो, डाई और ट्राई हाइब्रिड। अब अनुपात क्या आता है? तो फिनोटाइप क्या आएगा और जीनोटाइप क्या आएगा, दोनों की बात करेंगे। अरे अब तो ये अंग्रेजी समझ जाओगे ना। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप मतलब जीनी प्रारूप। मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो क्या आता है? तो उसको एक सिंपल सा क्रॉस मोनो हाइब्रिड का आपके सामने मैं वापस पुनः बना देता हूं। क्या क्रॉस बनता है? दो पैतृक कौन से हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी। युग्मक कैसा आया? कैपिटल टी। यहां से एलील कौन सी आएगी? स्मॉल टी। दोनों युग्मकों का संलयन होगा। F1 संतति कैसी आएगी? ये वाली संतति आएगी। ये अपने को F1 प्राप्त हो गया। ये पेरेंट्स हैं, P फॉर पेरेंट्स, जनक। ठीक है जी। अब इसकी अपन ने क्या करवा दी? ऐसे ही पादप के साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के साथ में क्रॉस करवा दिया। इसको सेल्फिंग कहते हैं, स्वयं संकरण कहते हैं। ठीक है, इसका इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे तो पादप अपने को कौन से प्राप्त होंगे? एक तो ऐसा आएगा, दो कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे, और एक कैसा आएगा? स्मॉल टी आएगा। तो जीनोटाइप के अनुसार एक तो ऐसा आ रहा है, दो ऐसे आ रहे हैं और एक ऐसा आ रहा है। तो जीनोटाइप तो कितना आ गया? 1 2 1 आ गया, आया ना। और फिनोटाइप की बात करूं तो ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? टॉल कहलाते हैं, लंबे कहलाते हैं। और ये जो है ये बोना कहलाता है, ड्वार्फ कहलाता है। तो तीन तो आ गए टॉल और एक क्या आ गया? ड्वार्फ। तो 3 और 1 ये तो क्या है? इसका फिनोटाइप। और इसका जीनोटाइप क्या है? 1:2:1। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड की फिनो और जीनोटाइप रेशियो जो है वो आपको याद रखने हैं। बाकी के एक मल्टीप्लिकेशन से निकल जाएंगे, वो मैं समझाऊंगा आपको कैसे। तो मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप यहाँ देखकर बताएं कितना है? 3:1। अरे है ना, तो 3:1 ये आपको याद रखना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप कितना है? 1:2:1। तो जीनोटाइप कितना आ गया? 1:2:1। ये रेशियो आ गया। ठीक है जी। अब डाई हाइब्रिड का फिनो अपने से पूछे
डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, दो मोनो हाइब्रिड ना, इसका मतलब है मोनो हाइब्रिड का फिनो 3 1 था, तो 3 1 को मैं कितना लिख दूं, 2 बार लिख दूं, आया ना। तो 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या आएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई आप कैसे करते हो, एक एकम एक, एक तिये 3, आया ना। अब यहां आप क्रॉस लगाते हो, फिर 3 एकम 3, 3 तिये 9, अरे यही तो करते हो। ये मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, 1 आ गया, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, 9 6 1, ऐसा कोई अनुपात नहीं होता है। इसका मतलब है ये जो आप मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हो ना, वो ट्रिक नहीं लगानी है, मल्टीप्लीकेशन की दूसरी ट्रिक लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात तो क्या है, गलत है। इसको तो ये लो साहब मैंने आपके सामने मिटा दिया। अब मल्टीप्लीकेशन मैं जो बताऊं वो करना है, एक एकम एक, एक तिये 3, हाँ या ना। अब 3 एकम 3, उसको नीचे नहीं लिखना है, उसको सामने लिखना है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो अनुपात क्या आ गया, 9 3 3 1, ऐसे निकालना है भाई। अरे निकाल लोगे क्या, जरा ये निकालो, जीनोटाइप डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप, इसका मतलब दो मोनो हाइब्रिड के जीनोटाइप, 1 2 1 को गुणा करना है किससे, 1 2 1 से, हाँ या ना। तो 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 2 1, यही आएगा ना, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, कोई दिक्कत कोई नहीं। अब 2 का मल्टीप्लीकेशन तीनों से करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हाँ या ना। अब इस 1 का मल्टीप्लीकेशन तीनों से कर दो तो वही आएगा 1 2 1, ये अनुपात आएगा साहब आप 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ठीक है। लेकिन इसी अनुपात को वो रीअरेंज करके लिखता है, वो रीअरेंज कैसे करता है इसको, वो बोलता है साहब 122, हाँ या ना। अगला आ जाएगा 412, 121, इसी रूप को मैं ये लिख सकता हूं। अब कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, वो चेक कर लो आप। मैंने 122 लिखा है तो ऊपर वाले में से 122 देख लो कौन से हैं, 122, ये आ गए क्या, बिल्कुल आ गए। अगला मैंने 412 लिखा है, तो 412 कहाँ है, 4 1 2, तो ये 412 आ गया, 1 2 1 1 2 1, आया ना। तो ये वाला अनुपात जनरली इस प्रकार से रीअरेंज करके पूछा जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये रेशियो अपना क्या आ गया, डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो आ गया। अरे कोई दिक्कत है क्या, ये इंक स्प्रेड हो गई है भैया, इंक को मिटा दिया जाए, चलो मिटा दिया, बढ़े आगे। चलो जी, ट्राई हाइब्रिड का क्या निकालो, फिनोटाइप निकालो। अब आप कहोगे साहब ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइप का मतलब तो 31 को 31 को 31 को इन तीनों को गुणा कर दो, तो ये गुणा आसान तो नहीं है, अरे गड़बड़ है ना। तो एक ट्राई हाइब्रिड बराबर मैं क्या बोल सकता हूं, एक डाई हाइब्रिड और एक मोनो हाइब्रिड, अरे बोल सकते हो कि नहीं, हाँ दोबारा समझो। एक ट्राई हाइब्रिड का मतलब है एक डाई हाइब्रिड और एक मोनो हाइब्रिड, हाँ है ना, ओके ठीक है। तो डाई हाइब्रिड का 9 3 3 1 है, इसका गुणा कर दो किससे, 3 1 से, तो मल्टीप्लीकेशन अपना कैसा बन जाएगा, 3 बार 31 को मल्टीप्लाई करने की बजाय मल्टीप्लाई किसको करो, 9 3 3 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दो किससे, 3 1 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 को इन चारों से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसी संख्या आएगी ना, 9 3 3 1, ऐसी संख्या आएगी। अब इस 3 को इन चारों से मल्टीप्लाई करूं तो आप साथ साथ में करो, हाँ भाई 3 एकम 3, अरे बचपन में पढ़े सिखाया ना आपको, हाँ वो पढ़े ही सिखा रहा हूँ, 3 तिये 9, 3 तिये 9 और 9 तिये 27, तो अनुपात क्या आ जाएगा अपना पांच में, 27 9 9 3 9 3 3 1, लेकिन यही रीअरेंज कर देता है वो, कैसे लिखता है, 27 अनुपात 999 अनुपात 333 अनुपात 1। अब देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं है क्या, 27 999 बोला है ना, इसका मतलब 27 तो ये रहा और 999 मतलब ये रहा, 333 3 3 3 ये आ गया और एक बचा हुआ ये आ गया। और ऐसे ही
ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइप भी आप निकाल सकते हो। ये जो संख्या आई है इसका मल्टीप्लिकेशन 1 2 1 से करके निकाल लो, कोई पूछेगा नहीं ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने हैं, बाकी मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, यहां तक याद रखना है। ट्राई हाइब्रिड का ये वाला जीनोटाइप कोई भी नहीं पूछता है। अरे कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ बच्चों, अगली टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। अभी टर्मिनोलॉजी चल रही है, ठीक है। सीक्वेंस से नंबर डाल देना आप, यहाँ पर नंबर मिसिंग हो गया है, कोई बात नहीं, आपको पता है आपकी कॉपी में नोट्स लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको नंबर डाल देना अलग से। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, जैसे 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या है वो समझें। ये 3 प्रकार के क्रॉस और लिखे हैं मैंने यहाँ पर, एक रेसिप्रोकल क्रॉस है और एक बैक क्रॉस है और एक टेस्ट क्रॉस कहलाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस, व्युत्क्रमणीय क्रॉस, ये कौन सा बनता है साहब? रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब है जंतुओं का एक समूह है, उस समूह में पहला आधा समूह है और दूसरा आधा समूह है, 2 भागों में बांट दिया अपन ने, ठीक है। इसमें 2 क्रॉस करवाए जाएंगे। पहले क्रॉस की स्थिति में तो पहला जो आधा समूह है उसको नर माना जाएगा और दूसरे आधे समूह को मादा माना जाएगा, समझ गए। अब जब दूसरा क्रॉस करवाएंगे तो पहले को तो मादा मान लेंगे और दूसरे समूह के व्यष्टियों को क्या माना जाएगा? नर माना जाएगा। तो इसमें लिंग परिवर्तित कर दिया जाता है 2 भिन्न क्रॉसों के दौरान, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या हो गया? 2 समूह के मध्य क्रॉस। दो समूह के मध्य क्रॉस, जिसमें क्या किया जाएगा? 2 बातें हैं। फर्स्ट हाफ ग्रुप है और सेकंड हाफ ग्रुप है, हाफ ग्रुप, ठीक है। तो पहला जो क्रॉस होगा, नंबर 1 का मतलब पहला क्रॉस, इस फर्स्ट हाफ ग्रुप को इसमें क्या मानेंगे? नर मानेंगे। और इस पहले क्रॉस में सेकंड हाफ को क्या मानेंगे? मादा मानेंगे, ठीक है। नंबर 2 जो क्रॉस करवाओगे उसमें फर्स्ट हाफ के ग्रुप के जो इंडिविजुअल हैं उनको तो मादा मान लेना है और इस समूह के जो जंतु होंगे उनको नर मान लेना है, ठीक है। तो ये दोनों क्रॉस आपस में क्या बन गए? रेसिप्रोकल क्रॉस बन गए, ठीक है। ये दोनों क्रॉस आपस में क्या कहलाते हैं भैया? इन्हीं को ही रेसिप्रोकल क्रॉस है कहा जाता है। अब यूज क्या है इसका? रेसिप्रोकल क्रॉस की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई कि 2 क्रॉस करवाने हैं, जिसमें पहले वाले क्रॉस में पहले ग्रुप को क्या माना? नर, दूसरे को मादा, दूसरे क्रॉस में पहले को मादा, दूसरे को नर मान लिया। तो ये तो परिभाषा इसकी बन गई। अब बात आती है कि इस रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज क्या है, उपयोग क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया जाता है कोई साइटोप्लाज्मिक अगर ट्रेट है, कोशिका द्रव्यी कोई विशेषक अगर पाया जा रहा है तो उसका पता करने के लिए, ठीक है। कोशिका द्रव्यी विशेषक पाया जा रहा है, ठीक है। अब कोशिका द्रव्यी विशेषक का कैसे पता लगेगा? तो आपको रिप्रोडक्शन, जनन आप पढ़ के आए हो और इसमें आपको पता है कि युग्मकों का संलयन होता है। नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग सम्मिलित होता है, मादा युग्मक का जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों भाग सम्मिलित होते हैं, हाँ या ना। अब आपको कह दिया कि ये जो 2 हाफ ग्रुप हैं इसमें फर्स्ट हाफ ग्रुप में जो है वो साइटोप्लाज्म में कोई ट्रेट पाया जा रहा है। अब आप कहोगे साहब ट्रेट का नियंत्रण तो कौन करता है, अभिव्यक्ति कौन करता है? जीन करता है। तो केंद्रक के बाहर साइटोप्लाज्म में जीन कहाँ से आएगी? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कोशिका द्रव्यी जो है डीएनए वो भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी पाया जाता है। कहाँ उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रूप में, क्लोरोप्लास्ट डीएनए के रूप में पाया जाता है। अगर डीएनए न्यूक्लियस के बाहर और पाया जा रहा है इसका मतलब डीएनए का सेगमेंट ही तो जीन कहलाता है, डीएनए का एक छोटा खंड ही तो जीन कहलाता है। इसका मतलब है आपको ये कह दिया कि फर्स्ट हाफ ग्रुप के जो इंडिविजुअल हैं उनके कोशिका द्रव्य में कोई जीन पाई जा रही है। बताइए इन दोनों क्रॉस में से किसकी संतति में वो जीन जो है वो वंशानुगति दर्शाएगी? मैंने क्या बोला? फर्स्ट हाफ ग्रुप के इंडिविजुअल जो है उसमें वो जीन पाई जा रही है। तो अगली पीढ़ी में वो किसके द्वारा पहुंचेगी? वो नर के द्वारा तो नहीं पहुंचेगी, वो मादा के द्वारा पहुंचेगी।
इसका मतलब है नंबर 2 जो क्रॉस होगा, उस क्रॉस की जो संतति बनेगी उसमें वो साइटोप्लाज्मिक जीन जाएगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ की मादा सेकंड क्रॉस में कंसिडर किया जा रहा है। अरे समझ गए? तो साइटोप्लाज्मिक ट्रेट का पता करने के लिए ऐसा किया जाता है। और दूसरी बात, दूसरा उपयोग इसका यह है कि कोई जीन लिंगी गुणसूत्रों पर पाई जा रही है या अलिंगी गुणसूत्रों पर पाई जा रही है, इसका पता करने के लिए भी क्या करवाया जाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड पर पाई जा रही है या ऑटोसोम पर पाई जा रही है, इसका पता कैसे लगेगा? अगर ऑटोसोम पर कोई जीन पाई जाएगी तो आपको सबको पता है कि क्रॉस कैसे होता है भैया, 22 प्लस एक्स। ठीक है, ये मादा से आया जैसे 22 प्लस एक्स या वाई। ठीक है, दोनों आ सकते हैं, है ना? किससे? नर से। नर 2 प्रकार के गैमेट बनाएगा, मादा एक ही प्रकार का गैमेट बनाएगा। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम पर अगर पाई जा रही है जीन, तो वो अगर एक्स का फ्यूजन एक्स से होगा, अपन ने कह दिया कि वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन पाई जा रही है तो एक्स का एस से फ्यूजन होगा, तो इस संतति में वंशानुगति उस जीन की नहीं होगी। लेकिन इस एक्स का फ्यूजन इस वाई के साथ में हो तो उसकी वंशानुगति देखी जाएगी, हाँ या ना? लेकिन अगर ऑटोसोम पर जीन पाई जाएगी तो भैया ऑटोसोम तो मादा से भी आ रहे हैं और अलिंगी गुणसूत्र ऑटोसोम नर से भी आ रहे हैं, तो सभी संततियों में जीन की वंशानुगति देखी जाती है। लेकिन सहलग्नता अगर लिंगी गुणसूत्रों पर पाई जा रही है जीन की, तो वो कुछ संततियों में देखी जाएगी, कुछ में नहीं देखी जाएगी। तो रेसिप्रोकल क्रॉस के 2 उपयोग बन जाते हैं। दोनों उपयोग कौन कौन से हैं उनको अपन लिख देते हैं, आ जाएं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा भैया। ठीक है, यूज क्या है इसका रेसिप्रोकल क्रॉस का? साइटोप्लाज्मिक ट्रेट का पता करने हेतु, ट्रेट मतलब विशेषक, लगाने हेतु क्या किया जाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया जाता है, पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग है जीन की स्थिति ज्ञात करने हेतु, कि कहाँ पाई जा रही है, लिंग सहलग्न है या ऑटोसोम पर है। लिंग गुणसूत्र पर या फिर अलिंगी गुणसूत्र पर, ऑटोसोम पर। ऑटोसोम पर जीन पाई जा रही है तो इसका पता किससे लगता है अपने को? रेसिप्रोकल क्रॉस से लगता है। ठीक है जी। अब अगला क्रॉस आ जाए, कौन सा है भैया? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या है? F1 जो हाइब्रिड है, इसका क्रॉस करवाना किससे? दोनों पैतृकों में से किसी से भी करवा दो, दोनों पैतृकों में से किसी एक से, किसी एक से। कहने का मतलब क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस याद करो, कैपिटल टी का क्रॉस किससे करवाया था? स्मॉल टी। इनसे क्या बना था? F1 हाइब्रिड बना था, ऐसा याद करो। कैपिटल टी आया था, स्मॉल टी आया था गैमेट में। अब ये जो F1 बना है, इस F1 का इससे क्रॉस हो जाए, इस F1 का इससे क्रॉस हो जाए। ठीक है, तो दोनों पैतृकों में से किसी से भी क्रॉस करवाया जाना, ये स्थिति क्या कहलाती है? बैक क्रॉस कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है उपयोग क्या है इस बैक क्रॉस का? इस संतति को वापस क्रॉस करवाया जा रहा है इनसे। क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि पैतृकों में कुछ अच्छे लक्षण पाए जा रहे हैं, उस अच्छे लक्षण की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए ये जो संकर बन रहा है, इसमें उस अच्छे लक्षण की प्रतिशतता परसेंटेज बढ़ जाए, इसलिए क्या किया जाता है? बैक क्रॉस किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा? यूज क्या हो जाएगा?
पैतृकों के अच्छे ट्रेट की मात्रा को संतति में बढ़ाने हेतु कौन सा क्रॉस किया जाता है भैया? बैक क्रॉस किया जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण मैं कह दूं, कोई जंगली प्रकार की वैरायटी है, किस्म है, उसका क्रॉस किससे करवाया जाता है? फसली पौधे से, जिसको अपन अनाज के लिए उगाते हैं। ठीक है, ग्रोन करते हैं। तो क्रॉप प्लांट का क्रॉस किससे करवा दिया? वाइल्ड वैरायटी से करवा दिया, जिसकी वजह से जो फसली पौधा है, क्रॉप प्लांट है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें पाई जाती है? जंगली नस्ल में अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? क्रॉप प्लांट, वो पौधा जिसको क्रॉप के रूप में, फसल के रूप में उगाया जाता है, का क्रॉस किसके साथ में? वाइल्ड वैरायटी, जंगली नस्ल के साथ में। और इससे होता क्या है? डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल का निर्माण होता है। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी का निर्माण देखा जाता है। ठीक है, तो बैक क्रॉस की परिभाषा होगी, बैक क्रॉस का यूज हो गया। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? टेस्ट क्रॉस का मतलब है कोई अज्ञात जीनोटाइप का प्रभावी पादप है। अज्ञात जीनोटाइप के प्रभावी पादप का किससे क्रॉस करवाया जाता है? अप्रभावी पैतृक से क्रॉस करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? उस अज्ञात जीनोटाइप को पता करने के लिए यह क्रॉस करवाया जाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। टेस्ट का मतलब है परीक्षण क्रॉस। किस चीज का परीक्षण करना है? अज्ञात जीनोटाइप का परीक्षण करना है। वो अज्ञात जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस स्थिति में है या फिर वो हेटेरोजाइगस स्थिति में है, समयुग्मजीय अवस्था में है या वो विषमयुग्मजीय अवस्था में है। यह पता करने के लिए क्या करवाया जाता है? टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अननोन जीनोटाइप इंडिविजुअल, अननोन जीनोटाइप इंडिविजुअल। लेकिन ये है कैसा अननोन जीनोटाइप? डोमिनेंट है, प्रभावी है। अभी समझाएंगे आपको इसको। प्रभावी है ये। इसका क्रॉस किससे करवाया है भाई? अप्रभावी पैतृक के साथ में, रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट के साथ में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो ये क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। डोमिनेंट बोला है, इसका मतलब वो डोमिनेंट है क्या? जैसे मैंने बोल दिया टोल है, लंबा पौधा है। अब इस लंबे पौधे का जीनोटाइप अपने को नहीं पता, लेकिन आपको एक बात जरूर पता है कि जो पौधा लंबा होता है उसका जीनोटाइप या तो कैपिटल टी होता है या फिर उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। अरे अभी समझाया ना ये बात, ये भी लंबा बनेगा, ये भी लंबा ही बनेगा। अब अपने को पता नहीं है कि इसका जीनोटाइप आखिर है कैसा, तो अपन इसके दो प्रकार के क्रॉस करवा रहे हैं। एक तो लंबे पादप का क्रॉस किससे करवा दिया अपन ने? स्मॉल टी, रिसेसिव पेरेंट है। एक लंबे पादप का क्रॉस किससे करवा दिया अपन ने? स्मॉल टी। ये तो मैं आपको लिख कर बता रहा हूं, ठीक है, कि अपने को पता है लंबे पादप की दो प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। लेकिन आप उद्यान में गए, ठीक है, किसी भी पार्क में गए, वहां एक लंबा पादप आपने देखा, अब उसका जीनोटाइप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते आप, तो अब क्या करो, उसके जो गैमेट्स हैं उसका फ्यूजन करवाओ किसके साथ में? अप्रभावी पैतृक के युग्मकों के साथ में। उनसे जो पादप बनेगा वो किस अनुपात में बनेंगे वो निर्धारित करेंगे कि आपने जिसका क्रॉस करवाया है उसका जीनोटाइप कैसा है। ठीक है, ये वाला क्रॉस करवाते हो तो अभी आगे चलकर इसके बाद में अगली जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में पुन्नेट स्क्वायर बताऊंगा। उस पुन्नेट स्क्वायर से संतति का जीनोटाइप क्या प्राप्त होता है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, वो पुन्नेट स्क्वायर को इस प्रकार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखा जाता है।
ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के रूप में उसको लिखा जाता है। इधर ये दोनों गैमेट आ जाएंगे और इधर की ओर ये दोनों गैमेट आ जाएंगे, ये कैपिटल टी, ये आ गया स्मॉल टी। ठीक है, अभी पुन्नेट स्क्वायर की बात करेंगे, उस समय बताएंगे मादा युग्मक किधर रखे जाते हैं और नर युग्मक किधर रखे जाते हैं। तो ये वाला कॉलम जब भरोगे, इसका मतलब इसका इसके साथ में क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला कॉलम भरा जाएगा, इसका मतलब इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कॉलम को भरोगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों आएंगे, और इसको भरोगे तो इसका क्रॉस इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे ही पादप कैसे आ रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और सारे ही पादप कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहे हैं, इसका मतलब सारे लंबे पादप अगर प्राप्त होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो सभी कैसे आ जाएंगे, सभी पादप लंबे पादप प्राप्त हो जाएंगे। 100% कैसे हो गए, टॉल। अगर ये वाला क्रॉस करवाया जाएगा तो इसका भी पुन्नेट स्क्वायर से संतति का जीनोटाइप पता कर लो, क्या क्या जीनोटाइप आएगा। ये दोनों गैमेट इधर रख दो और इस पादप के ये दोनों गैमेट इधर रख दो, आया ना। अब क्रॉस करवाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों स्मॉल स्मॉल, ये दोनों कैपिटल स्मॉल, ये दोनों स्मॉल स्मॉल। इसका मतलब ये वाला जब क्रॉस करवाया तो 50% तो लंबे आ रहे हैं, 50% बौने आ रहे हैं, 50% तो टॉल आ रहे हैं भैया, और अनुपात के रूप में लिख दूं 50% कैसे आ रहे हैं, ड्वार्फ आ रहे हैं, बौने आ रहे हैं। कोई दिक्कत क्या? तो निष्कर्ष क्या निकला, अज्ञात जीनोटाइप वाले पादप का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से अपन ने करवाया और सारे के सारे पादप लंबे प्राप्त हुए। इसका मतलब अज्ञात जीनोटाइप कैसा था, समयुग्मजी था, आया ना, होमोजाइगस टॉल था। और अगर आधे तो लंबे आते हैं आधे बौने आते हैं, तो निष्कर्ष क्या निकला इससे, निष्कर्ष ये निकला कि अज्ञात जीनोटाइप वाला पादप कैसा था, विषम युग्मजी था। अरे हाँ या ना। तो 100% टोल आते हैं, इसका मतलब अज्ञात कैसा है भैया, अज्ञात वाला जो है, अज्ञात पादप कैसा है, होमोजाइगस। समयुग्मजी है। और अनुपात 50:50 का मतलब 1:1 आता है, इसका मतलब है अज्ञात कैसा है, विषम युग्मजी है, हेटेरोजाइगस है। अज्ञात पादप कैसा कहलाता है, हेटेरोजाइगस। यहाँ पर जो मैंने क्रॉस करवाया है वो एक लक्षण के लिए ही करवाया है ना, इसका मतलब है मोनोहाइब्रिड का जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है वो 1:1 आता है। डाई हाइब्रिड का मतलब है 4 बार 1 लिखना है, ट्राई हाइब्रिड का मतलब है 8 बार 1 लिखना है। अरे बोलो भाई, तो यहाँ नोट लगा के एक पॉइंट लिख लेना, मैं यहाँ पर बीच में लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना है, लास्ट में लिखना है, नोट लगा के लिख लेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस रेशियो, टेस्ट क्रॉस रेशियो किसका, मोनोहाइब्रिड का और डाई हाइब्रिड का। मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कितना आता है, 1:1, ये आ रहा है आपके सामने 1:1। डाई हाइब्रिड का कितना आता है, 1:1:1:1:1। ट्राई हाइब्रिड का पूछे तो 4 बार 1 लिखना है आपको, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस हो गए। टेस्ट क्रॉस का उपयोग बताओ, क्या उपयोग है, अज्ञात जो जीनोटाइप है पादप का वो पता करने के लिए कि वो समयुग्मजी होता है या विषम युग्मजी होता है। तो इसके लिए कौन सा क्रॉस करवाया जाता है भैया, टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में लास्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, पुन्नेट स्क्वायर की, ठीक है। क्या है पुन्नेट स्क्वायर, एक जीनी क्रॉस में जो प्रोजेनी बनेंगी, जो संतति बनेंगी, उन संतति का संभावित जीनोटाइप क्या होता है ये पता करने के लिए जो क्रॉस करवाया जाता है और जो आरेख काम में लिया जाता है वो आरेख क्या कहलाता है, पुन्नेट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो एक जीनी क्रॉस में संतति के संभावित जीनी प्रारूप की गणना हेतु उपयोग में लिया जाने वाला आरेख जो है वो पुन्नेट वर्ग कहलाता है, पुन्नेट स्क्वायर कहलाता है।
खोज किसने की है? रेजिनाल्ड सी पुन्नेट के द्वारा इसको खोजा गया है। और रेजिनाल्ड सी पुन्नेट कौन है? ब्रिटेन के अनुवंशिकविद कहलाते हैं, ब्रिटेन के जेनेटिसिस्ट ये कहलाते हैं। और जेनेटिसिस्ट कौन होते हैं? जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, हाँ या ना। ये जो पुन्नेट वर्ग है इसमें संभाव्य जो युग्मक होंगे, पैतृकों के जो युग्मक होंगे वो दो तरीके से रखे जाएंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल रो में रखे जाएंगे और एक वर्टिकल कॉलम में रखे जाएंगे। हॉरिजॉन्टल रो में नर युग्मक को रखा था इन्होंने, पुन्नेट ने, और वर्टिकल कॉलम में मादा युग्मक को रखा था। इसका उल्टा भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेजिनाल्ड सी पुन्नेट ने क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल रो में नर युग्मक को रखना होता है और वर्टिकल कॉलम में मादा युग्मक को रखना होता है। और ऐसा पुन्नेट स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस के दौरान आपको समझाया भी था। ये पुन्नेट स्क्वायर हो गया। इधर की ओर जो गैमेट रखा जाएगा वो तो हॉरिजॉन्टल रो कहलाएगा और इधर की ओर जो गैमेट रखे जाएंगे वो वर्टिकल कॉलम कहलाएंगे। ये दोनों वर्टिकल कॉलम है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल रो हैं। हॉरिजॉन्टल रो में नर युग्मक को रखा है, इसका मतलब इधर की ओर जो गैमेट आएगा वो मेल गैमेट आएगा और इधर की ओर जो गैमेट रखे जाएंगे वो मादा युग्मक कहलाएंगे। अरे बोलो भाई, तो ये तो बन गया हॉरिजॉन्टल रो और ये बन गया वर्टिकल कॉलम। ठीक है भाई, तो ये अपनी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की यहाँ पर बात होती है। अब बात करेंगे मेंडलिज्म की, मेंडलवाद की। मेंडल ने क्या क्या बातें बताई? उससे पहले जो है वो प्री मेंडलिज्म कहलाता है और मेंडल की बातों के बाद जो डिस्कवरी हुई, जो खोज हुई, वो पोस्ट मेंडलिज्म के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो वो एक थ्योरेटिकल रूप में है। प्री मेंडलिज्म कुछ एक थ्योरी दी गई है, उन थ्योरी को एक साथ मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझा देता हूँ। वो एज इट इज आपको याद रखनी है और मेन तो अपने को मेंडलवाद पढ़ना है, मेंडलवाद से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लें, उसके बाद उन प्री मेंडलिज्म की थ्योरीज की बात करेंगे। ड्रॉ इट। हाँ बच्चों, मेंडलवाद से पहले अपन पूर्व मेंडलवाद की बातें कर लेते हैं। कुछ एक थ्योरी के रूप में इसको समझाया गया है, अपनी अपनी अवधारणाएं दी हैं, इसमें यथार्थता सच्चाई कुछ भी नहीं है। मेंडल से पूर्व अनुवंशिकता हेतु क्या क्या धारणाएं लोगों ने दी थी, वैज्ञानिकों ने दी थी, देखें आप। मॉइस्ट वेपर थ्योरी, एक वाष्प का सिद्धांत दिया था पाइथागोरस नाम के किसी व्यक्ति ने। ठीक है, पाइथागोरस ने क्या बोला? जीव का प्रत्येक भाग जो है एक वाष्प का उत्पादन करता है। शरीर का जो भाग है वो एक वाष्प बनाएगा और ये वाष्प जो है वो संतति में अंगों का निर्माण करती है। कहने का मतलब है पैतृकों से संतति में वंशानुगति कैसे होती है। शरीर का प्रत्येक भाग जो है उसने एक वाष्प बनाई, ये वाष्प ऐसी रूप में ही किस में पहुंचती है? संतति में पहुंचती है और वहां पहुंचकर अंगों का निर्माण कर देती है। बोलो, अरे सच्चाई है क्या कोई? यूं ही दे दिया तो भैया दे दिया, और पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि सवाल बन जाता है कभी कभी। इनके अनुसार करने का मतलब था पेट से कोई भाप निकली, वो संतति में पहुंचकर पेट बना गई, स्टमक बना गई। दिल से कोई भाप निकली और वो दिल बना गई संतति में पहुंचकर। दिल का मतलब है हार्ट की बात है भैया। ठीक है, कोई जल नहीं रहा है यहाँ पर, ये मत समझ लेना। मस्तिष्क से भाप निकलती है, संतति में जाकर मस्तिष्क बना देती है। वाह रे कोरोना, अरे क्या हो रहा है भैया यहाँ पर? बस बात दे दी तो पढ़नी तो पड़ेगी, यथार्थता कुछ भी नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। अगला सिद्धांत आता है तरल सिद्धांत। कौन है महानुभाव देने वाले? अरिस्टोटल है साहब। ठीक है, अरिस्टोटल क्या कहते हैं? जनकों के जनन रुधिर के मिश्रण से भ्रूण का निर्माण होता है। अरे वाह भाई, पहली बात तो ये जनन रुधिर क्या होता है? जनन के समय जो ब्लड आपस में कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं नर और मादा का, ठीक है, तो वो ब्लड जो संपर्क में आएगा, वो संपर्क में आने वाला ब्लड जो है वो मिश्रित हो जाता है और भ्रूण का निर्माण करता है। साथ ही इनसे पूछा गया साहब और भी कुछ जानते हो क्या? अरिस्टोटल कहते हैं एक और बात जानता हूं। बोले क्या? बोले ये जो ब्लड मिल रहे हैं ना, मिश्रित हो रहे हैं, इसमें एक तो शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। साहब शुद्ध किसका? बोले नर का रुधिर तो शुद्ध होता है और मादा का रुधिर अशुद्ध होता है। अरे वाह भाई कोरोना, अरे क्या हो रहा है ये? बस बात अगलों ने बता दी तो पढ़नी तो पड़ेगी। तो अरिस्टोटल ने क्या बोला कि प्योर ब्लड भी होता है भैया और इम्प्योर ब्लड भी होता है, अशुद्ध रुधिर भी होता है।
बोले प्योर ब्लड किस में होता है, बोले नर में होता है साहब, और इम्प्योर ब्लड किस में होता है, बोले मादा में होता है साहब। ये इनकी बात है। चलें आगे, चलो। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व निर्मित सिद्धांत, मेलपिगी नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। इसको स्वामरडर्म और मेलपिगी दोनों के द्वारा दिया गया है, आप तो ये याद रख लेना बस। क्या कहते हैं ये, जीव का एक छोटा रूप शुक्राणु तथा अंडाणु में उपस्थित होता है। वाह भाई, क्या कहते हैं ये, बोले साहब ये तो हो गया शुक्राणु और ये हो गया अंडाणु। यहां पर भी जीव का एक छोटा रूप होता है, ठीक है, और यहां भी एक जीव का छोटा रूप पाया जाता है, ठीक है। साथ ही ये बताया कि अंडाणु में जीव का जो छोटा रूप होता है वो तो यूं बैठा रहता है, और शुक्राणु में जो छोटा रूप होता है जीव का वो सीधा खड़ा रहता है। इस प्रकार से डायग्राम करके बताया था, ठीक है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस छोटे रूप को जो शुक्राणु और अंडाणु में पाया जा रहा है, उस छोटे रूप को होमनकुलस कहा था। सवाल पूछा जाता है भैया, होमनकुलस अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, मेलपिगी के द्वारा, जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहलाती है। और शुक्राणु और अंडाणु के छोटे रूप क्या कहलाते हैं, होमनकुलस कहलाते हैं। बढ़े आगे, निश्चित रूप से बढ़ना ही पड़ेगा। पर्टिकुलेट थ्योरी माउपर्टियस के द्वारा दी गई है। इनको भी देखो क्या बोलते हैं, ये कहते हैं जीव छोटे कणों का निर्माण करते हैं, प्रत्येक जीव जो है वो छोटे छोटे कण बनाएगा, और ये जो कण हैं ये नया जीव बना देते हैं। वाह भाई, जोरदार ही बात कही है, लेकिन समझ में तो नहीं आई, मेरे भी नहीं आई थी, आपको भी यूं ही पढ़ना है। अरे बोलो भाई, क्योंकि थ्योरी दे दी तो पढ़नी तो पड़ेगी। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ये भैया इवोल्यूशन में आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो दोबारा देख लें। पैनजेनेसिस डार्विन ने दिया है इस थ्योरी को, और क्या कहते हैं, प्रत्येक कोशिका पेंजीन का निर्माण करती है। पेंजीन छोटे पार्टिकल ही कहलाते हैं। ये पेंजीन जो है ये रुधिर परिसंचरण के द्वारा जनन कोशिकाओं में जाकर एकत्रित हो जाते हैं, और जनन कोशिकाएं जो युग्मक बनाएंगी, उस युग्मक के द्वारा ये पेंजीन कहाँ स्थानांतरित हो जाएंगी, संतति में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये क्या कहलाती है, थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस कहलाती है, ठीक है। एक लास्ट में एक थ्योरी और आती है, कौन सी भैया, तो लास्ट वाली यहां पर जगह नहीं है, यहां पर मैं लिख देता हूं, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म किसने दिया है वो याद रखना, विजमैन। विजमैन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है ये थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। विजमैन क्या कहते हैं कि जीवों में दो प्रकार का द्रव्य होता है, एक कायिक द्रव्य कहलाता है, एक जनन द्रव्य कहलाता है। कायिक द्रव्य तो जीव की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है, लेकिन जो जनन द्रव्य है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। और ये जनन द्रव्य ही वो भाग है जो लक्षणों की क्या करवाता है भैया, आनुवंशिकता को दर्शाता है, उनकी वंशानुगति को दर्शाता है। तो थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म विजमैन ने दिया है, और विजमैन ने कहा है कि जर्मप्लाज्म जो होता है, जनन जो द्रव्य होता है, ये अमर होता है। तो जर्मप्लाज्म कैसा होता है, इमॉर्टल होता है। जर्मप्लाज्म अमर होता है, ठीक है। और इसके आगे आप एक लाइन लिख लेना, ये अमर है भैया, ठीक है ना। इसके आगे क्या लाइन लिखोगे कि ये पैतृकोशीय संतति में स्थानांतरित होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण दर्शाता रहता है, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई प्री मेंडलिज्म की। हाँ तो बच्चों, अभी अपन ने जो है वो बात की थी पोस्ट मेंडल प्री मेंडलिज्म की, मेंडल से पहले की जो बातें थी, ठीक है। ये जो थ्योरी दी गई थी अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, इनको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा जाता है, ठीक है। सम्मिश्रण वंशानुगति के नाम से भी इनको जाना जाता है, या वंशानुक्रम भी कहा जाता है। तो ये जो थ्योरी थी, इनके अगेंस्ट क्या क्या एविडेंस जो है वो दिए गए, क्यों इनको मान्य नहीं किया गया, तो लास्ट में इनकी बात कर लेते हैं। एविडेंस अगेंस्ट ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अगेंस्ट ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस।
ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब है सम्मिश्रण वंशानुगति। सम्मिश्रण वंशानुक्रम इनहेरिटेंस। इन सभी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि पेरेंट की कुछ समथिंग होती है जो आपस में मिक्स होती है और मिक्स होकर प्रोजेनी का निर्माण करती है ना। तो जितने भी सिद्धांत थे उसमें यही बात आई कि जो पैतृक थे उन पैतृकों का कोई पदार्थ आपस में मिक्स होता है, संतति का निर्माण करता है। इसका अपवाद बना यूनिसेक्सुअल ट्रेट। ठीक है, एक लिंगी ट्रेट की अगर बात करें, लक्षण की अगर बात करें, तो वो इसका अपवाद बना। क्या कहा, एक नर है एक मादा है, दोनों का मिश्रण होता है, तो जो संतति बनेगी वो इन दोनों का मिश्रण बननी चाहिए। कहने का मतलब इंटरसेक्स बनना चाहिए, बीच का लिंग बनना चाहिए, लेकिन हमेशा जो है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल ही बनता है ना। तो एक अपवाद तो इसका ये बन गया। दूसरा, नॉन एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट, किसी ट्रेट का एक्सप्रेशन नहीं होना, किसी लक्षण का प्रदर्शित नहीं होना, ये भी एक इसका अपवाद है। क्योंकि ये सिद्धांत तो ये कहता है कि पैतृकों की जो करेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, वो मिश्रित होकर संतति में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अपन बात करें नॉन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट की, तो जैसे एक येलो कलर का सीड है, ग्रीन कलर के सीड के साथ में फ्यूजन हुआ, वो येलो कलर का ही आता है, ग्रीन कलर उसमें एक्सप्रेस ही नहीं होता। इसका मतलब है एक लक्षण कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करता, ये भी एक इसका अपवाद बनता है। तीसरा अपवाद या इसके अगेंस्ट जो एविडेंस आता है, इस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अगेंस्ट में जो एविडेंस आता है, प्रमाण आता है, वो नंबर 3 आता है एटाविस्टिक ट्रेट। एटाविस्टिक ट्रेट का मतलब है कि पूर्वजों के लक्षण थे, बीच की कुछ संतति में वो गायब हो गए, उद्विकास में पढ़ा होगा ये आपने, फिर अचानक वो उत्पन्न हो जाते हैं। रिवर्जल ऑफ करेक्टर भी कहा जाता है, जो लक्षण है उनकी पुनरावृत्ति भी कहा जाती है, कही जाता है इनको। ठीक है, तो बीच की कुछ पीढ़ियों में ये लक्षण था ही नहीं, फिर अचानक उत्पन्न हो गया। जबकि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस तो ये कहता है संतति में लक्षण जो है वो पैतृकों के ही प्राप्त होते हैं, हाँ या ना। चौथा एविडेंस, चौथा इसके विरुद्ध जो प्रमाण मिलता है वो ये कि त्वचा का रंग, जैसे पिता की त्वचा का रंग बहुत काला है और माता की त्वचा का रंग बहुत गोरा है, हाँ या ना। तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की अगर बात करें, सम्मिश्रण वंशानुक्रम की अगर बात करें, तो जो संतति बनेगी वो इन दोनों के बीच के कलर की बननी चाहिए। त्वचा का रंग बीच का होना चाहिए, काले और गोरे के बीच का होना चाहिए। लेकिन वो संतति हो सकता है पिता से भी ज्यादा काली हो सकता है माता से भी ज्यादा गोरी हो, या हो सकता है बीच के कलर की भी हो, है ना। तो ये प्रमाण है, किसके अगेंस्ट दिया गया है इनको, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अगेंस्ट इनको बताया गया है। ओके, एक मिनट, इंक लीकेज हो रही है, इसको ठीक कर लेते हैं अपन। तो आ जाएं, पहला क्या था, यूनिसेक्सुअल ट्रेट नंबर 1। यूनिसेक्सुअल ट्रेट। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस तो क्या कहता है कि मेल है फीमेल है, इन दोनों में जब प्रजनन की क्रिया होगी तो प्रोजेनी कैसा बनना चाहिए, इंटरसेक्स बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये प्रोजेनी बनती कैसी है, ये प्रोजेनी या तो बनेगी मेल या बनेगी फीमेल। अरे समझ जाओगे ना, थ्योरी को तो लिख ही सकते हो ऐसे। ये सिद्धांत तो ये कहता है कि नर और मादा प्रजनन होगा, इंटरसेक्स बनना चाहिए इनके बीच में, लेकिन बनता कैसा है, नर या मादा बनता है, परंतु नर या मादा बनता है। निर्माण किसका होता है, नर या मादा का होता है। ठीक है बच्चों, पहला एविडेंस आ गया। नंबर 2 आएगा ट्रेट का प्रदर्शित नहीं होना। ट्रेट का प्रदर्शित ना हो पाना।
जैसे पीला बीज पादप, हरा बीज पादप, इन दोनों से बनना तो इन दोनों के बीच का चाहिए, लेकिन वो नहीं बनता है। कैसा बनता है? पीला बीज वाला ही बनता है। अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताएंगे आपको, पीला बीज पादप ही बनता है। तो ये भी एक एविडेंस प्रमाण बन गया किसके विरुद्ध? सम्मिश्रण वंशानुक्रम के विरुद्ध। ठीक है। नंबर 3 आता है एटाविस्टिक ट्रेट। एटाविस्टिक ट्रेट का मतलब है वे लक्षण जो पूर्वजों में तो उपस्थित थे, बीच की कुछ पीढ़ियों में वो गायब हो गए, फिर अचानक उत्पन्न होने लग जाते हैं उद्विकास में, जो आपने पढ़ा था। ठीक है। उदाहरण है इसका ह्यूमन बेबी विद टेल। मानव का जो बच्चा होता है उसमें कभी कभी जन्म के समय क्या आ जाती है? पूंछ आ जाती है। ठीक है। तो एटाविस्टिक ट्रेट में उदाहरण लिख देना, डायरेक्ट उदाहरण आ जाएगा ह्यूमन बेबी विद टेल। ठीक है। मानव शिशु जो पूंछ के साथ जन्म लेता है। और नंबर 4 आ जाएगा स्किन कलर, त्वचा रंग। त्वचा रंग फॉर एग्जाम्पल जैसे फादर की बात करें, पिता हो जाएगा। मदर की बात करें, फादर की त्वचा का रंग कैसा है? काला। माता की त्वचा का रंग कैसा है? गोरी है ये। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार तो इन दोनों रंग के बीच का आना चाहिए बच्चे में त्वचा का रंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जो संतति है, प्रोजेनी है, ये पिता से अधिक काली हो सकती है, या माता से अधिक गोरी हो सकती है। माता से अधिक गोरी हो सकती है, या फिर इन दोनों के बीच का रंग हो सकता है। दोनों पैतृकों के मध्य का रंग। ठीक है बच्चों। तो ये एविडेंस आ गए, प्रमाण आ गए किसके विरुद्ध? सम्मिश्रण वंशानुक्रम के विरुद्ध। क्लियर? तो ये आज अपना लेक्चर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। प्री मेंडलीज अपन ने पढ़ लिया। कल अपन बात करेंगे किसकी? मेंडलवाद की। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।